तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना बताएंगे। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यह दो रूप में पूछा जाता है। एक रहता है √3 एक अपरिमेय संख्या, एक रहता है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। एक दो ऐसे क्वेश्चन बनकर आता है। तो पहले हम आपको बताना शुरू करेंगे। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी कि विरोधाभास की विधि से करेंगे। विरोधाभास मतलब इसका उल्टा मानकर विरोध करके। विरोध किस प्रकार से करेंगे? अपरिमेय संख्या का उल्टा यानी कि विरोध क्या होता है? परिमेय होता है। तो उसी मेथड से हम लोग लगाएंगे। पहले अपने क्वेश्चन को पहले परिमेय मानेंगे, यानी कि इरेशनल रहेगा तो हम उसको रेशनल मान लेंगे, सपोज करेंगे, लेट मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब जब यह परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। परिमेय संख्या का यही शर्त होता है कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स का यह रूल है, गणित का यह बहुत प्रसिद्ध, बहुत व्यापक सा रूल है, व्यापक रूल है कि व्यापक नियम यही कहता है कि जब भी कोई बटे में यानी कि हर में कोई संख्या, कोई चर, कोई अचर, कोई भी पद हो तो उसको हम बराबर नहीं है यानी जीरो के, बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। जब भी बटे में जीरो आ जाएगा तो इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। इनफाइनाइट अलग है, अपरिभाषित अलग है। मैं इसलिए इनफाइनाइट अपरिभाषित एक ही कह रहा हूँ। इसका लॉजिक मैं और दूसरे वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो इसका जो शर्त है हम वही लिख दूंगा। तो इसका शर्त यही है कि Q बराबर नहीं है जीरो के, तो यहाँ पे लिखेंगे जहाँ Q बराबर नहीं है जीरो के और P व Q सअभाज्य है। सअभाज्य है मतलब कि इसका HCF 1 आना चाहिए। सअभाज्य संख्या है मतलब उसका HCF 1। P व Q का HCF जब निकालेंगे तो 1 ही आना चाहिए। अभी आप देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। P व Q सअभाज्य संख्याएं हैं यानी कि इसका HCF 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF 1 आएगा। तो अब हम पंचांतरण करेंगे, मतलब पक्षों का अंतर यानी कि बदलेंगे पक्ष। यहाँ पे से यहाँ लाएंगे, Q को इस तरफ लाएंगे, इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे √3 यानी कड़ी में 3 Q, √3Q बराबर P। ठीक, अब हम इसको लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे Q बराबर P, इधर गुणे में अब इधर लाएंगे तो √3 यानी कड़ी में 3 हो जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, वर्ग करने पर यहाँ पे लिखेंगे। तो अब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करें Q बराबर Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। √3 का वर्ग करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे Q स्क्वायर जो है वह पूर्णांक है। तो Q स्क्वायर जो पूर्णांक है और पूर्णांक संख्या पूर्णांक के बराबर ही होंगी, मतलब P स्क्वायर बाई 3 भी पूर्णांक होगा। तो Q स्क्वायर पूर्णांक है तो Q भी पूर्णांक होगा, P बाई 3 भी पूर्णांक होगा। P स्क्वायर मतलब यदि दो का स्क्वायर पूर्णांक है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 पूर्णांक है, तो 2 भी तो पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूरा अंक। तो पूर्णांक मतलब कि दशमलव में नहीं रहना चाहिए। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब पूर्णांक है। लेकिन 1.1 पूर्णांक नहीं है, 0.95 पूर्णांक नहीं है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे Q एक पूर्णांक है। Q एक पूर्णांक है तो Q का स्क्वायर
यानी क्यू का वर्ग भी पूर्णांक होगा, इसलिए क्यू स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अब जब इसके बराबर है तो पी स्क्वायर बटे 3 मतलब यह पूर्णांक है, पूर्णांक के बराबर ही होगा। यह परिमेय है तो यह मतलब बराबर, किसी के बराबर मतलब बराबर है। बराबर का मतलब बराबर, जैसे कि यह परिमेय है तो यह भी परिमेय होगा, यह पूर्णांक है तो यह भी पूर्णांक ही होगा, बराबर है तो बीच में। तो यहाँ पे की स्क्वायर पूर्णांक है तो यह भी पूर्णांक ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे पी स्क्वायर बाई 3 बटे 3 एक पूर्णांक है। इसमें बस लिखने का ही नंबर मिलता है, तरीका नहीं देखा जाता है, ये लिखने का ही नंबर है, इसमें लिखने का नंबर मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पी स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक है और पी स्क्वायर बटे 3 भाज्य है। पी स्क्वायर बटे 3, पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो अब यहीं पे यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर 3 से भाज्य है। भाज्य मतलब भाग किया जा रहा है, यहाँ पे भाज्य है। तो अब लिखेंगे P भी 3 से भाज्य होगा, तो P भी 3 से भाज्य होगा। यह आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। इसका एक प्रमेय होता है, यह पहले चैप्टर का है, तो इसका एक थ्योरम है 1.3, प्रमेय 1.3। तो मैं उसको लिखा हूँ आपको समझाने के लिए, समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यही प्रमेय है, दिखने में बहुत कठिन सा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं इसमें, बहुत लॉजिकल थ्योरम है ये। मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ a धनात्मक पूर्णांक है। a धनात्मक पूर्णांक है मतलब a प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा और पूरा अंक रहेगा, मतलब +2 +1। अब हम +1 +2 लिखते हैं जैसे में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, +1 को इतना तो पता ही होगा आपको। तो पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को विभाजित करेगा, जहाँ की पी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं हैं मतलब जो स्वयं से भी विभाजित हों और किसी से विभाजित ना होती हों, जैसे कि आपका 3 है, 2 है, 5 है, ये सब संख्याएं। 7 हैं और 8 नहीं है, 8 नहीं इसलिए कि 2 के भी टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जैसे 3 है, अब 3 का स्क्वायर 9, अब 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक, 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 9 बटे 3। अब यदि 3 का स्क्वायर इससे विभाजित है, 3 का स्क्वायर 9 इससे विभाजित है 3 से, तो 3 भी विभाजित होगा, ठीक ना, यही है। 3 का स्क्वायर विभाजित है तो जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उस संख्या भी विभाजित होगी, यही है, यही प्रमेय है। तो आप देखिए यही प्रमेय कहता है। तो प्रमेय आपको समझ में आ गया ना, तो मैं ये बता देता हूँ, P 3 से भाज्य होगा। अब इसके बाद P 3 से भाज्य होगा तो P को 3 से भाज्य मतलब भाग करेंगे। अब P बटे 3, अब पूर्णांक आएगा, भाग देने पर पूर्णांक आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, तो हम उसको K1 मान लें, कोई भी पूर्णांक मान लो K1 है, M1 है, कुछ भी मान लो K1 है, ठीक। अब इसको K1 मान लिए तो इसका समीकरण 1 मान लो, इसको भी एक समीकरण मान लेते हैं, बाद में काम आता है इसका, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आप चाहे तो अभी इसको समीकरण ना माने, इसका एक और स्टेप बढ़ाकर इसको समीकरण माने तो वो और भी बेहतर होगा। जैसे कि इसको हम समीकरण नहीं मानेंगे तो यहाँ पे हम कर सकते हैं P बराबर 3K1, 3K1, ये 3 बटे में है तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो 3K1 इधर गुणे में हो गया। अब हम इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। अब जो P का मान आया है वह हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है।
तो अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो अब रखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो p यहाँ पे समीकरण 1 इसमें p का मान रख देंगे। तो क्या है क्यू स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 3 तो p का मान जो है 3k1 इसका स्क्वायर बटे 3 इसमें मान आप रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टेप में। क्यू स्क्वायर बराबर 3k1 का स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, k1 का स्क्वायर k1 स्क्वायर ही रह जाएगा बटे 3 कर देंगे। फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे। क्यू स्क्वायर बराबर फिर 3 त्रिका 9 यानी 3 दाम में कट जाए, 3 के बाद 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो उससे काट देंगे। तो उससे 3 का हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 3k1 स्क्वायर, यहाँ पे ये लिख देंगे। अब यहाँ से k1 स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो अब यहाँ से k1 स्क्वायर का मान निकालते हैं तो k1 स्क्वायर बराबर k स्क्वायर इधर आ जाएगा बटे 3, ये गुणे में तो इधर बटे में हो जाएगा, हो गया। अब इसको समीकरण 3 मान लिए हैं। अब जैसे ऊपर किए हैं पूर्णांक है, अब जैसे ये किए हैं ऊपर कि यहाँ की स्क्वायर कर दिए हैं p स्क्वायर बटे 3 तो q एक पूर्णांक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे k1 स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 3 जहाँ पे k1 एक पूर्णांक है। k1 स्क्वायर पूर्णांक है तो मतलब k1 भी पूर्णांक होगा। चाहे तो आप इसको स्टेप, मैं आपको समझा रहा हूँ तो इससे स्टेप लंबा हो रहा है, तो इसको शॉर्ट में करके आप लिखिए तो आपको आसानी होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे k1 एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे जैसे बराबर ऊपर मैं बताया था कि बराबर है, ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक ही होगा, तो यहाँ पे k स्क्वायर बटे 3 भी पूर्णांक ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे q स्क्वायर बटे 3 पूर्णांक है। अब हम यहाँ पे शो अप समझा देंगे, दर्शाएंगे कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर बटे 3 पूर्णांक है, तो मतलब पूर्णांक है मतलब पूरा पूर्णांक प्राप्त होगा भाग देने पर। तो अब हम इसका भाग देंगे। क्यू स्क्वायर बटे 3 पूर्णांक है तो मतलब क्यू बटे 3 भी पूर्णांक ही होगा, यह भी पूर्णांक ही होगा। अब इसको जब ये भाज्य है 3 से, अब यहाँ पे लिख देंगे क्यू 3 से भाज्य है, तब क्यू 3 से भाज्य है तो क्यू का 3 से भाज्य यानी भाग करेंगे। तो भाग देने पर यहाँ पे मान लो k2 प्राप्त हो गया, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लें। बस आपका प्रूफ हो गया है, बस थोड़ा सा और बचा है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण, इसको पहले और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखते हैं q बराबर k2 की तरफ इधर भाग में इधर गुणे में हो जाएगा, इधर जाएगा तो 3k2 हो गया। अब यहाँ पे यही बस दिखा देंगे कि ये मान लो ये समीकरण 5 है, मानो इसे 5 मानो, नहीं तो इसे इधर 4 मत मानना, डायरेक्ट इसे ही 4 मानना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे Q का मान देखो और यहाँ से P का मान देखो, यहाँ से Q का मान देखो, यहाँ से P का मान देखो। अब यहाँ से लिखेंगे कि समीकरण 2 व समीकरण 5 से स्पष्ट है कि स्पष्ट होता है कि P व Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, सह अभाज्य नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, यहाँ पर से भी 3 कॉमन आ जाएगा। और हमने क्या माना था कि P व Q में से कुछ कॉमन नहीं आता है, कुछ कॉमन नहीं आता है, इसका एचसीएफ क्या आता है, एक ही आता है। जिसका कुछ नहीं उसका एक, सबका मालिक एक, वही वाला अपने मन में सोच लेना, ट्रिक बन जाएगा ये। तो यहाँ पे 3 3
तो कुछ इसमें 3 से कॉमन आ जा रहा है, 3 3, तो मतलब यह उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिख देंगे, स्पष्ट है कि P व Q उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः P व Q सहअभाज्य नहीं है। तो इसको लिखो, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, जो कि हमारी पूर्व कल्पना के विरोधाभास है। यानी कि जो हमारी कल्पना के पूर्व कल्पना के जो हमने पीछे माना था उसका विरोधाभास, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, वही विरोधाभास लागू हो गया या उसका विरोध करता है। तो अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपका प्रूव हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा।